सोचा कि हम जो प्रयास करने जा रहे हैं उससे लोगों का भला तो होगा ही, साथ ही प्रशासन भी इस संबंध में थोड़ा गंभीर हो जाएगा। 3 अक्टूबर को हमने अपने प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा में प्रवेश किया। हमारी यात्रा जिलों में कस्बों एवं गांवों से होकर गुजरी। यात्रा के पहले चरण में ही हमें कुछ ऐसे कटु अनुभव हुए जिससे हमारा मुगालता दूर हो गया। हरियाणा की हरी भरी तस्वीरें हमारे मन मस्तिष्क में बसी थी। यहाँ पहुंचकर लोगों से मिलकर जो हमने महसूस किया उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई। लोग मानवाधिकार जैसे शब्द से ही परिचित नहीं है। हरियाणा में महिला व पुरुषों के बीच अनुपात सर्वाधिक खराब है। 1000 पुरुषों के बीच मात्र 700 महिलाएं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अभी भी बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है। हमें जब यह सुनने को मिला कि यहाँ के पुरुष घर बसाने के लिए अन्य प्रांतों में जाकर लड़कियों से शादी करते हैं तो हमारा माथा ठनक गया। अभी भी इस राज्य में तमाम ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तमाम लोग अभी भी महिलाओं को मात्र एक वस्तु समझते हैं। विनम्र तो यह है कि इन समस्त सच्चाइयों से प्रशासन भी अवगत है, पर वह भी मौन व्रत धारण किए हुए है। यह जानकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि इस राज्य में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की इकाई भी काम नहीं कर रही है। हरियाणा को धर्म क्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। इसी धरती पर मर्यादा की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में कौरव व पांडव के बीच भीषण युद्ध हुआ था। आज उसी धरती पर हर तरह के अन्याय हो रहे हैं, परंतु न तो कोई कृष्ण पैदा हो रहा न अर्जुन। ऐसा लगता है कि वहाँ के प्रशासन व बुद्धिजीवी वर्ग ने मदो आग कतु कछु नाही, मदो आग कतु कछु नाही वाली प्रवृत्ति को अपना लिया है। उसके बाद पंजाब जहाँ के खेतों में हरियाली व खुशहाली बसती है। यह ऐसी धरती है जहाँ के लोग मस्त मौला होते हैं। देश और समाज की रक्षा के लिए इस धरती के लिए अपनी आन बान और शान को नौछावर करने में कभी भी नहीं हिचकते। आज जबकि दुनिया बदल गई तो शायद पंजाब भी बदल गया। अपनी यात्रा के दौरान हमने यह महसूस किया कि यहाँ पर अब पहले जैसी मस्ती व धूम नहीं रही। इस धरती पर भी नारियों की असमतें बिकने लगी हैं। हाथ बगैर काम के खाली हैं। खेतों में अपने परिश्रम के बल पर हरियाली ला देने वाले नौजवान अब विदेश की तरफ रुख करने लगे हैं। उन्हें अपने धरती से कम पैसों से मोहब्बत ज्यादा हो गई है। हद तो तब हो जाती है जब यह देखने व सुनने को मिलता है कि यहाँ से गए किसी नौजवान ने विदेश से लौटकर पंजाब में किसी लड़की से शादी किया, फिर उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, या विदेश में जाकर उसे दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। इस धरती पर जहाँ दूध व लस्सी की महक नाकों में जाती थी, वहीं अब इस धरती पे मांस व मदिरा का ज्यादा सेवन किया जाने लगा है। रक्षक भी भक्षक बनने लगे हैं। पुलिस के जवानों की तमाम जातियों को सुनने के बाद मन व्यथित हो गया। अतः मुझे यह कहना पड़ा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ की वादियाँ और फिजाएं दुखी मनुष्य को भी आनंद में सराबोर कर देती है, पर आज वह बात नहीं रह गई। यहाँ भी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस छोटे से खूबसूरत प्रदेश में बड़े बड़े अपराध धड़ल्ले से हो रहे हैं। यहाँ की धरती को तमाम पैसे वालों लोगों ने ऐशगाह बना शुरू कर दिया है। नेताओं की मिली भगत से इस प्रदेश में हर क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मानवाधिकारों की अवहेलना तो यहाँ आम बात है। जम्मू कश्मीर में कराती मानवता से पूरी दुनिया वाकिफ है। प्रायोजित आतंकवाद ने यहाँ के नागरिकों के जीवन को नर्क बना दिया है। तमाम लोग शायद यह भी नहीं जानते हैं कि बगैर भय के जीना क्या होता है। इसके साथ ही इस प्रदेश में कुछ और बातें भी हैं जिन्होंने मुझे काफी परेशान किया। भारी संख्या में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की वजह से यहाँ के नागरिक समान जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मेरी यात्रा के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि कुछ सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं से बलात्कार किया। बाद में यह बात सच साबित हुई और एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एरा की टीम जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, पूंछ, प्राय हर क्षेत्र में गई। हर जगह बुनियादी सुविधाओं का अब घोर अभाव है। यहाँ के नागरिक घुट घुट कर जीवन बिता रहे हैं। मानव अधिकारों की बात तो यहाँ बहुत दूर की बात है। कुछ नागरिकों ने मुझे बताया कि पहली बार यहाँ कोई जुलूस या यात्रा निकली है।
भय के साये में जी रहे लोगों को देखकर बार बार मुझे उन नेताओं पर गुस्सा आया जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कश्मीर की धरती पर यह मांग की थी कि यहाँ से सेना की संख्या में कटौती की जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तथा सेना में कटौती का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को 24,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। जिस समय यह घोषणा हुई उस समय मैं यात्रा पर किसी अन्य राज्य में था, परंतु मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में दिख रहे हैं कि जो शायद कश्मीर की जनता के दुख दर्द को दूर करने में सफल हो सकते हैं। मुझे अपने उत्तरांचल में अपनी टीम के साथ हरिद्वार के एक आश्रम में रुकने का अवसर मिला। हरिद्वार को देखने पर मुझे ऐसा लगा कि धर्म प्राण नगरी है। गंगा के तट पर बसे इस सुंदर नगरी में मैंने धर्म का कार्य करते हुए लोगों को काफी करीब से देखा। कुछ जगहों पर तो मुझे अच्छा लगा, पर कुछ जगहों पर मुझे धर्म के अवलंबन में तमाम गलत लोग भी दिखे। गंगा के किनारे नशे में धूत लाल लाल आंखें किए साधुओं को देखकर मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धर्म के नाम पर जब समाज में अनाचार होने लगता है तो समाज में विसंगतियां पैदा होने लगती है। मैंने इसे गहराई से महसूस किया। उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों के गांव और पगडंडियों पर चलने पर का मुझे अवसर मिला। इन राज्यों में अभी भी बैलगाड़ी और लालटेन युग की झलक देखने को मिलती है। देश को प्रथम प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश तथा प्रथम राष्ट्रपति देने वाले बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में क्यों है, यह मैंने अपनी यात्रा के दौरान ही महसूस किया। प्रशासन के दो रूप देखने को मिले। अपने समर्थकों व विरोधियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इन दोनों प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी काम कम अकलबाजी ज्यादा दिखाते हैं। घूसखोरी इन प्रदेशों में आम बात है। गुंडागर्दी और अन्य तरह के अपराधों को यहाँ पे नेताओं के मार्फत बढ़ावा मिलता है। सरकारी संपत्ति की खुलेआम चोरी हो रही है, पर सरकारी अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएम, एसपी, एसडीएम के नीचे के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी शायद ही महसूस करते हैं। देश या प्रदेश की उन्नति का यहाँ किसी को ख्याल नहीं है। किसी भी तरीके से पैसा बनाना यहाँ के लोगों की आदत बनती जा रही है। इन प्रदेशों में लोगों की राजनीतिक सोच जातीय आधार पर बनती है। यहाँ की स्थिति को देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, ए बापू कैसा है तेरा देश, क्या तूने ऐसे ही देश की कल्पना की थी? वर्तमान हालात को देखकर यही कहा जा सकता है कि सब कुछ ऊपर वाले के सहारे ही चल रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ की भी कमोवेश ऐसी स्थिति है। पश्चिम बंगाल में करीब 2.5 दशक से वाम मोर्चे की सरकार चल रही है। यहाँ पे राजनीतिक